कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक मिनट, पहले होगा कैसे ये देख लो, RC≡OH, 4H चाहिए भाई। फर्स्ट करवा देता हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा भाई, किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहने दो, सबसे अच्छा यही है। कोई करवाए या नहीं करवाए, लेकिन लिथियम हाइड्राइड एसिड करवा देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं डाल सकते आप यहाँ, मतलब ये क्या होता है, इनका जो रिडक्शन है ना भाई, वो सहज ही नहीं होता, ठीक है, आसानी से नहीं होता, मतलब इसलिए अपन यहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो 4H कैसे भाई, ये लो, यहाँ कितना, यहाँ और इसी पर 2H हो गए, टोटल 4। क्या बनेगा, RCH2OH प्लस RCH2OH प्लस H2O भाई। फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और THF, और सेकंड भाई H2O और H2SO4। कंडीशन है अलग लगानी पड़ेगी थोड़ी। आई वसंत भाई, इस प्रकार से रिडक्शन होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही मैं एक और करवा दूं, बिल्कुल सेम होगा, रिडक्शन ऑफ एस्टर, वो भी ऐसे ही होगा भाई। एस्टर में H की जगह R आ जाता है बस, RC≡OR, कितने H, वही 4H, वही फर्स्ट और सेकंड। अच्छा यही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, या फिर मैं ईथर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ईथर लिख दो चाहे, H2O और H2SO4। ये कंडीशन है, ये चीज डालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। वही 4H जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा बताओ, 2H यहाँ, 1H यहाँ, R इधर ROH और इधर RCHOH, 2 एल्कोहल बनेंगे, RCHOH प्लस ROH, ठीक है ना भाई। हाइड्रोजन और निकल भी आप काम में ले सकते हैं, हाइड्रोजन और निकल भी काम में ले सकते हैं, वो भी ऐसे ही करेगा, लेकिन सबसे अच्छा वेस्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसलिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिया है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में। रिडक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 1H यहाँ, 2H यहाँ, 1H यहाँ, हटाओ दोनों। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन ऑफ एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे वैसे, वो पार्ट को CN का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवा दो, CN का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो CN≡CH बदल जाएगा उसका, CN दोनों डाल दो, CN≡CH बदल जाता भाई कंप्लीटली, और पार्शियल से वो एमाइड, पार्शियल एमाइड और कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक। अब उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रिएक्शन आगे करवाना सीख गए, उसका रिएक्शन करवा दो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वापस एल्कोहल बन जाएगा। सोडा लाइन डाल दो, CO2 बाहर चल जाएगा, ये और ध्यान रखना। अगर कहीं से CO2 को बाहर निकालना है तो सोडा लाइन डाल देना, CO2 उड़ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का COH हटाना है तो सोडा लाइन डाल दो।
तो ये 3 रिडक्शन आया यहाँ से ना, कार्बोनिल कंपाउंडों का, एस्टर का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। और तीनों में एक ही याद रख लो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस रिडक्शन आ जाए तो लिथियम हाइड्राइड डाल दो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हो गया भाई है। एक एमीन से बना लिया था क्या पढ़ने, एमीन नहीं बना, लिखो तो, बाय प्राइमरी एमीन, अगला लिखो बाय प्राइमरी एमीन, बाय प्राइमरी एमीन। इधर देखो, एमीन से बना रहा हूं मैं, NH2 को OH में बदलना हो, नाइट्रस डाला जाता है HNO2, NH2OH में बदल जाएगा। NH2 को NC में बदलना हो, क्लोरोफॉर्म KOH डाला जाता है भाई, CHCl3 KOH, रिएक्शन का नाम है कार्बिलैमीन, कार्बिलैमीन। हाँ बहुत बुरी बदबू आती है। देखो भाई ये NH2 है, अब तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, तुम करके देख लेना, नहीं ये वाला टेस्ट है, कार्बिलैमीन आइसोसाइनेट टेस्ट करके देखना, बहुत दुर्गंध आती है ना। तो NH2OH में बदल जाएगा नाइट्रस, NH2NC में बदल जाएगा क्लोरोफॉर्म KOH, और भाई NH2 को Cl में भी बदला जा सकता है। तीनों चेंजेस आपको आते हैं तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये लो RNH2 है, क्या डाल दो HNO2, CH3CH2NH2 है, क्या डाल दो NaNO2 प्लस HCl। बात एक ही है क्योंकि NaNO2 HCl से ही तो बनता है, ये बना के देख लो, HNO2 और NaCl बन जाएगा। और वैसे ही बात करता हूँ आपको मैं, HNO2 रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल बनाओ तो 1 डिग्री अमीन में नाइट्रस डाला जाता है, ऐसा नहीं है, नाइट्रस नहीं डाला जाता। क्या डाला जाता है, Na2 प्लस HCl डाला जाता है, ध्यान रखना। तो रिएक्शन में ही बनता वो, तो नाइट्रस नहीं डाला जाता, क्या डाला जाता है Na2 प्लस HCl। हालांकि आप ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई NH2 किस में बदल जाएगा, सही है। ये नाइट्रस अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है भाई। अब अगर मान लो आप रिएक्शन करवाना चाहें वास्तव में कैसे हुई, तो रिएक्शन देखो, ये होगी 1 डिग्री अमीन, है ना। इसमें क्या डाल दिया आपने, नाइट्रस, नाइट्रस इसके नीचे लिख दो एज इट इज, ये लिख दिया N, इधर 2H है, O लिखूं या OH लिखूं, O आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा फिर OH। क्या बाहर बताओ, इधर तो इधर तो ROH प्लस N2 प्लस H2, ये तो। लेकिन ऐसे रिएक्शन याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आप तो NH2 देखो, नाइट्रस डालो, OH से बदल दो, बस बात खत्म, सही है ना भाई। तो 1 डिग्री अमीन का NH2 किस में बदल जाता है, बताओ, एल्कोहल में बदल जाता है, NH2 OH में बदल जाता है। ये हो गया किससे, प्राइमरी अमीन से। हटाओ प्राइमरी अमीन से, नाइट्रस डाल दो, बस 1 डिग्री अमीन में नाइट्रस डाल दो, NH2 किस में बदल जाएगा, OH, NH2 OH में बदल जाएगा नाइट्रस डालने पर। भाई तो
तो इसमें एक दो लाइन जो ऊपर लिखते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, लिखना चाहो तो लिख देना। क्या हुई बताओ लाइन? 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विद टू फॉर्म डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? पानी जोड़ता है और कंसंट्रेट H2SO4 सही है। हटाओ भाई, ये क्या है? ईथर है। पानी जोड़ दो इसमें, बताओ कैसे जोड़ोगे पानी? क्या बनेगा? 2 ROH बनेगी, सही है कि नहीं? 2 ROH बनेगी। ROH प्लस ROH ऐसे लिखने में दिक्कत थोड़ी है भाई। दोनों आर अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं सर, उन्हें दोनों आर अलग भी तो हो सकते हैं। एथिल मैथिल ईथर भी तो हो सकता है, तो एक मेथेनॉल बन जाएगा, एक एथेनॉल बन जाएगा, तो बन जाएंगे। सही है। क्या डालें आप? डाइल्यूट H2SO4 तो जो पानी जोड़ता है भाई। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, सही है। ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कर दें। देखो कैसे, RC≡OR, पानी जोड़ दो। कौन जोड़ेगा पानी? ये अब ये यहां आपको जोड़ना चाहिए कि रिडक्शन करवाओगे तो यहां जोड़ोगे क्या? यहां अब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाना तो पानी जोड़ोगे, तो इधर तो क्या जोड़ूं? इधर ये तो क्या बन गया बताओ? RCOOH, और इधर RCOOH प्लस बोलो सही है। पानी जुड़ गया, क्या बन गया बताओ? Ca और एल्कोहल। Ca का मतलब कार्बोनिक एसिड और एल्कोहल बन गया, ठीक है। पानी जोड़ोगे ये बन जाएगा, और इसमें से पानी बाहर निकाल दिया तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो भाई। कंसंट्रेट H2SO4 क्या बाहर निकालता है? इन दोनों का पानी बाहर निकल जाएगा, एस्टर बन जाएगा, फलों जैसी गंध आएगी। अच्छा, फल नहीं जानते क्या? तो घर में तो रोज कॉलेज होता होगा, सब चीज अंग्रेजी में जानता है तो हैं? ठीक है ना भाई? भाई कुछ ही ऐसे तो जो हिंदी में आप जानते हो बोल। देखो वापस सुनो एक बार। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4 डालो, एस्टर बनेगा। ये एस्ट्रिफिकेशन है भाई। क्या है? एस्ट्रिफिकेशन। ये भी लैब में टेस्ट है, और ये दोनों का है, दोनों का है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट है और एल्कोहल का टेस्ट है। एस्टर टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना भाई? और ये डाल दो, ये डाल दो, थोड़ा सा H2SO4 डालो, हल्का सा गर्म करके फिर सूंघना। देखो है ना, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगे जैसे जो फ्रूट्स के गोदाम नहीं होते, इसके बगल से निकलते तो जब स्मेल आती है ना, है ना भाई, वैसी आएगी। ठीक है ना भाई? तो ये टेस्ट है ये भी। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ 2 रिएक्शन होगी। सुन लो एक बार, अगर एस्टर में डाइल्यूट डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल बन जाएगा,
और इससे जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालोगे तो एस्टर बनेगा। रिएक्शन को लिख दूं क्या नीचे में? ऐसे है देखो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल। क्या डाला आपने? कंसंट्रेटेड H2SO4। गरम और कर दो, पानी बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा बताओ? एस्टर। ठीक है, सही है ना? लेकिन यहाँ एक चीज और है, जब ये एस्टरीफिकेशन आएगा तब बात करेंगे अपन। इस रिएक्शन में इस पानी को तुरंत बाहर निकालना जरूरी है। बताओ क्यों? दोबारा रिएक्शन हो जाएगा। पता है क्यों हो जाएगा? ये कंसंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होते ही पानी जोड़ देगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए पानी निकालना तुरंत जरूरी है। ध्यान रखिए रिएक्शन में ये हो गया आपके पास क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। पानी जोड़ना बस। और पानी कौन जोड़ता है? दोनों का फार्मूला पानी जोड़ना आना चाहिए बस। हटाओ दोनों रिएक्शन। पानी कैसे जोड़ते हैं ये आना चाहिए भाई। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। उसके मिलती जुलती रिएक्शन या उसके जैसी या चीज काम आएगी आगे, वो सारी पहले ही बता देता हूं भाई। तो ये आगे आएगी, ध्यान रखना। कहाँ आएगी? ये दो जगह आएगी। ये एक जगह तो आएगी जब एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ोगे तब एल्कोहल की रिएक्शन में आएगी, और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ोगे तब आएगी। दो जगह आएगी। एस्टरिफिकेशन दो जगह आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी और एल्कोहल में भी आएगी आगे भी। तो बैक वाली मत करना भी है ना, समझाया मैंने। बैक वाली करना देना। ये प्रिपरेशन मेथड हो गया ना भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखें। मोम को वैक्स ही बोलते हैं ना भाई, है ना? फिजिकल स्टेट देखो भाई, सुनाई बेट। एक तो C1 से C3, फिर एक C4 से C11 और हायर देन C11। तीन हो गए भाई, ठीक है। C1 से C3 तक तो होते हैं ना कलरलेस गैस नहीं होती, लिक्विड होते हैं भाई। एथिल अल्कोहल, दो कार्बन है तो एथिल अल्कोहल में लिक्विड है, तो शराब बनती है एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल की, है ना। तो एक से लेकर के 3 तक तो होते हैं कलरलेस लिक्विड। क्या होते हैं? और C4 से लेकर C11 तक होते हैं भाई ऑयल जैसे। किसके जैसे? ऑयल जैसे। और इससे ज्यादा वाले हैं ना, वो सॉलिड होते हैं मोम के जैसे। WAX क्या? ठीक है भाई, फिजिकल स्टेट हटा दीजिए। C1 से C3 कलरलेस लिक्विड है, C4 से C11 तेल के जैसे गाढ़े। क्या होता है गाढ़ा?
तुम तो लाइक ऑयल लिख दो, ऑयल के जैसा। हालांकि विस्कस लिक्विड ही आएगा ना। हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया फिजिकल स्टेट। तो सेकंड इको सोलिबिलिटी। देखो भाई, जो एल्कोहल है, मतलब पानी में कौन घुलता है? जो पानी के साथ H बना लेता है। ये एल्कोहल, ये पानी, एल्कोहल, पानी, H भी हो जाती है भाई, ठीक है। एजोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ा था आपने, है ना? तो एजोट्रोपिक मिक्सचर है ये। एक चीज सुनो, एल्कोहल पानी में सोल्यूबल है, रीजन H बना लेते हैं। लिख दो एक लाइन, एल्कोहल C1 से C3, ये हो रहा है भाई, C1 से C3 इजीली सोल्यूबल है। एल्कोहल C1 से C3 इजीली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? हाँ, बिकॉज दे फॉर्म HB विद वाटर, ठीक है ना? पानी के साथ HB बना लेते हैं। अब दूसरी बात, अगर मान लो अब कार्बन बढ़ते जाएंगे ना, मैं इसको कैसे लिखूं? ये R, ये O, ये H, ये इसको हटाओ पहले, फिर मैं नीचे चलूंगा। हटाओ इसको। 1 से 3 तक आसानी से सोल्यूबल है भाई, 1 से 3 तक के आसानी से। क्यों? H बना लेते हैं। बढ़ाएंगे तो आगे बढ़े भी HB, लेकिन उस HB की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उस HB की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी भाई, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी भाई। क्यों होगी? देखो बताते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 आसानी से HB बन जाती है, पानी के साथ गुड़ जाते हैं। बताओ भाई, ये एल्कोहल है ROH। अब बताओ O और H में से किसकी एन ज्यादा है? O क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो O पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव। सही है ना? नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और पानी पर भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखो पानी गिरा, सही है ना? तो अगर मान लीजिए पानी के अट्रैक्शन की बात करें,
सुनेगा कोई ना ध्यान दे जल्दी। अरे सुन रहे प्लस माइनस है ना। तो इस हिस्से को, अरे इधर सुन, आप बोलोगे हाइड्रोफिलिक, बोलो सही क्योंकि ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसको बोलोगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये जो R है ये कार्बन चेन है, कार्बन 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 कार्बन, उस पर प्लस माइनस होगा ही नहीं, उस पर प्लस माइनस नहीं है, तो ये कार्बन चेन क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है। ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये पानी से दूर जाएगी, सही है कि नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो ये R बड़ा होता जाए भाई, दोनों अगर मान लीजिए दोनों में से अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो ये इसको भी खींच ले जाएगा पानी की तरफ, पानी में उड़ जाएगा, और अगर ये तगड़ा हुआ तो ये इसको खींच ले जाएगा, ये खींच ले जाएगा तो गुड़ेगा कि नहीं गुड़ेगा, और ये खींच के ले जाएगा तो गुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी में गुड़ेगा ये तो, सही है कि नहीं। अब 3 तक तो C1 C2 C3 तक तो कौन गैस ले जाता है, OH गैस ले जाता है, इसलिए आराम से उड़ जाता है भाई। अब 3 के बाद में ताकत बढ़ने लग जाती है किसकी, R, तो ये उसकी खींच के ले जाता है नीचे, नीचे खींच के ले जाएगा तो सोलिबिलिटी कम या ज्यादा, कम हो जाएगी, या तो नीचे खींच ले जाएगा, ऊपर खींच ले जाएगा ना, पानी में बुड़ेगा नहीं या कम बुड़ेगा। तो बताओ इस R का साइज बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ R अगर बढ़ता जाएगा तो सोलिबिलिटी बोलो, सोलिबिलिटी घटती जाएगी, सही है भाई। R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सोलिबिलिटी वैसे वैसे घटती जाएगी। एक एग्जांपल लिखूं मैं, एक तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल है और एक सपोज ये, बताओ ऑर्डर बताओ सोलिबिलिटी का किसकी ज्यादा होगी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका अब मैं सरफेस एरिया वर्ड काम में लूंगा भाई, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका बोलो सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए सोलिबिलिटी कम है, यानी मैं सोलिबिलिटी को करेक्ट कर लेता हूं किससे, सही है ना भाई। और वैसे भी आपको पता है ये R हाइड्रोफिलिक है, इसका सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पानी में सोलिबिलिटी कम होती जाएगी, आगे बात समझ, ठीक है। तो आपको 3 तक तो कोई ध्यान देने वाली बात है नहीं, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोलिबिलिटी कम होती जाएगी। सरफेस एरिया ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको फोल्ड कर दूं, अब बताओ सरफेस एरिया कम हो गया ना और सोलिबिलिटी बढ़ गई, अब बात समझ में आ गई। यानी मैं इसको, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं ऐसे जोड़ूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब रिलेशन यहां लिखूंगा बाद में, ध्यान देना रहे। अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं,
इसमें कितने कार्बन है? 5। इसमें भी और इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, साइड चेन बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं सर? भाई इसमें कार्बन चेन कितने वाली? 5 वाली। और इसमें कार्बन चेन, और इसमें कार्बन चेन 3 वाली। सही है, कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। साइड चेन कितनी निकली? 1। इसमें साइड चेन बढ़ रही है ना? ठीक है, इसकी कंडीशन तो ये है, और ये क्या हो गया? फोल्ड हो गया कि नहीं? फोल्ड हो गया ना? फोल्ड हो गया तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, लिख दूं ना भाई? फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी। तो बताओ साइड चेन के बीच और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशन है? बोलो सही नहीं? साइड चेन अगर बढ़ती है तो ठीक है। नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर इंक्रीज हो जाए, बताओ सोलबिलिटी। OH क्या होता है, फिलिक या फोबिक? फिलिक है, तो OH अगर बढ़ गए तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी, सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई एग्जांपल दे दूं, एक OH ले लो, 3 है ना? दो OH ले लो या 3 OH ले लो, बताओ भाई। नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, सोलबिलिटी बोलो ग्लिसरीन है, क्या है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की सोलबिलिटी सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, कारण बात सुन भाई। फिर दोबारा सुन ले, एल्कोहल में 2 ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, OH कौन सा है? फिलिक है, तो फिलिक बढ़ेगा तो बढ़ेगी भाई। और R क्या होती है? फोबिक। हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। R का सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना? तो R का आपको क्या देखना है? सरफेस एरिया। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न ये बन जाता है। फिर दोबारा सुन लेना, एल्कोहल पानी में सोल्यूबल है क्यों? सही है। पेंटेनॉल की सोल्युबिलिटी लेस है क्यों? पेंटेनॉल का मतलब कार्बन 5 हो गए, तो आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोफिलिक ग्रुप R बड़ा है या उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका साइज